एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो पाकिस्तान की ज़रूरियात और पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक हो और वो हमें वो नताइज भी दे सके जो हम उन सिस्टम से हासिल करना चाहते हैं, जिनमें हमारा सबसे बड़ा मकसद है पाकिस्तान से टैक्स चोरी का खात्मा और कैश के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर जुड़े हर उस जुर्म का खात्मा जिसके लिए पैसे का इस्तेमाल लाजमी हो। आप लोग मेरी ये बात नोट कर लें कि जब तक पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए और कैश को ट्रेसेबल बनाने के लिए, पाकिस्तान से टैक्स चोरी का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जो दूसरा मसला पाकिस्तान को दरपेश है वो ये है कि जब भी आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात करेंगे और मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट करने की बात करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे 2 नंबर मौलवी और करप्ट मौलवी हैं जो दरगाहों, मस्जिदों और दरबारों की आमदन से अपनी अय्याशियां करते हैं, वो उस फाइनेंशियल सिस्टम के जायज़ या नाजायज़ होने या हलाल और हराम होने के ऊपर एक ला हासिल बहस शुरू कर देंगे और हमारे मीडिया में मौजूद कुछ काली भेड़ें उनका साथ भी देंगी। इसकी वजह क्योंकि वो खुद भी करप्ट हैं। हमने फैसला ये करना है कि क्या हमने इन लोगों से ब्लैकमेल होना है और पाकिस्तान के तरक्की के सफर को रोक देना है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आज़म शाहिद और आप देख रहे हैं बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़, जहां हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो कि माशी तौर पर एक मजबूत पाकिस्तान हो और समाजी तौर पर एक महफूज और जुराइम से पाक पाकिस्तान हो। तो इस सिलसिले में पिछली वीडियो में हमने बात की उन सिस्टम के बारे में जो पाकिस्तान से करप्शन और टैक्स चोरी को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं और जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, और इन सिस्टम के ज़रिए हम पाकिस्तान के अंदर कैश को मुकम्मल तौर पर ट्रेसेबल भी बना देंगे और इसके फ़्लो को कंट्रोल भी कर सकेंगे। लेकिन आज जिन सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये वो सिस्टम हैं जो दुनिया में पहले से मौजूद हैं और काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने दुनिया भर में जो मुख्तलिफ सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनमें से कुछ सिस्टम्स का इंतखाब किया है, उनकी अच्छी चीज़ों को निकाला है और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो पाकिस्तान की ज़रूरियात और पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक हो और वो हमें वो नताइज भी दे सके जो हम उन सिस्टम से हासिल करना चाहते हैं, जिनमें हमारा सबसे बड़ा मकसद है पाकिस्तान से टैक्स चोरी का खात्मा और कैश के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर जुड़े हर उस जुर्म का खात्मा जिसके लिए पैसे का इस्तेमाल लाजमी हो। इस वक्त दुनिया भर में टैक्स चोरी को रोकने और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से जो सिस्टम काम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे सिस्टम तो पाकिस्तान में या तो मौजूद ही नहीं है या अगर मौजूद हैं तो वो गैर मौसर हैं। मसलन अगर आप एफपॉस सिस्टम की बात करें तो एफपॉस सिस्टम तरक्की याफ्ता ममालिक में इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने और इकोनॉमी की रिपोर्टिंग का इतना एक स्ट्रॉन्ग टूल है कि इससे आप जिस तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी बिजनेस के बारे में लेना चाहें वो आपके लिए मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि एक तो पाकिस्तान के इदारे इस एफपॉस सिस्टम के जरिए वो इंफॉर्मेशन लेने में नाकाम हैं जो ले सकते हैं, और दूसरा इन बिजनेसेस को जो एफपॉस के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करने का सिस्टम अभी तक इन्होंने कोई डिजाइन नहीं किया। आप लोग मेरी ये बात नोट कर लें कि जब तक पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए और कैश को ट्रेसेबल बनाने के लिए, पाकिस्तान से टैक्स चोरी का खात्मा मुमकिन नहीं हो सकेगा। और पाकिस्तान में कैश को ट्रेसेबल करने, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जिन 4 बुनियादी अशिया की सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी मैं आपके साथ तफसील शेयर करता हूँ। पहले नंबर पे तो उसमें आती है जी मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, दूसरे नंबर पे आती है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पे आता है बहुत सारी मुख्तलिफ छोटी बड़ी हार्डवेयर डिवाइसेस का इस्तेमाल, जैसे एफपॉस सिस्टम एक हार्डवेयर है। और इसके अलावा इन चीजों के इस्तेमाल के लिए बिजली की बिला तातुल फराहमी। लेकिन अब होता क्या है, पाकिस्तान में तो बिजली अक्सर ही बंद रहती है, कभी बारिश की वजह से तो कभी आंधी की वजह से। और अगर हम बात करें मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी की, तो मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी तो दूर की बात, पाकिस्तान के कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पर बिजली भी जो है वो दस्तयाब नहीं है। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनके ये मसाइल नहीं हैं। इसलिए पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक से मुख्तलिफ हैं, तो बहुत सारे लोगों के ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल का हल तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक हम इस तरह के मसाइल के ऊपर काबू ना पा लें। तो यही मेरे सिस्टम के डिज़ाइन करने में मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
हमने इन मसाइल का हल भी निकाल लिया हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा मसला पाकिस्तान को दरपेश है वो ये है कि जब भी आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात करेंगे और मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट करने की बात करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे 2 नंबर मौलवी और करप्ट मौलवी हैं जो दरगाहों, मस्जिदों और दरबारों की आमदन से अपनी अय्याशियाँ करते हैं, वो उस फाइनेंशियल सिस्टम के जायज़ या नाजायज़ होने या हलाल और हराम होने के ऊपर एक ला हासिल बहस शुरू कर देंगे और हमारे मीडिया में मौजूद कुछ काली भेड़ें उनका साथ भी देंगी। इसकी वजह क्योंकि वो खुद भी करप्ट हैं। तो क्या हमने फैसला ये करना है कि क्या हमने इन लोगों से ब्लैकमेल होना है और पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र को रोक देना है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। और दूसरा मसला ये कि जो टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से जुड़े पाकिस्तान के मसाइल हैं, मसलन बिजली का ना होना, इंटरनेट सर्विस का ना होना, मोबाइल सर्विस का ना होना, क्या इन मसाइल की वजह से हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ऑप्शन तर्क कर दें और टैक्सरों को अपनी मनमानी करने दें? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। इंशाल्लाह हम इसको रोकेंगे और हमने टेक्नोलॉजी को इस तरह से कस्टमाइज किया है कि पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां इंटरनेट सर्विस नहीं होगी, जहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा और जहां पर बिजली की फराहमी नहीं होगी, वहां हम इकोनॉमी को कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, ये मेरा वो राज है जिसके बारे में मैंने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपके साथ जिक्र किया था। तो इसको मैं राज में रखना पसंद करूंगा, लेकिन इन सारे मसाइल का हल मौजूद है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में इन मसाइल का हल करके दिखाएंगे और पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान जरूर बनाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे 2 नंबर मौलवियों को एतराज़ होगा किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के हलाल या हराम होने के ऊपर, तो उसका भी हल मैंने निकाला है। और जो सिस्टम मैंने डिज़ाइन किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी मुसलमान हूँ और इस्लाम को जितना मैं जानता हूँ उसके मुताबिक वो सिस्टम पूरी तौर पर एक शरई और हलाल बैंकिंग सिस्टम होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सिस्टम्स पाकिस्तान से किन किन जराइम के खात्मे में मददगार साबित होंगे। लेकिन इन सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने आप लोगों के साथ एक वजाहत पेश की थी कि मैं जानबूझकर कुछ इंफॉर्मेशन इन सिस्टम की तफसील बयान करते हुए नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उसमें मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन का मसला आएगा। और जो लोग ये समझें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बाद मुझे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो इस तरह से नहीं होते कि एक दफ़ा आपने उनको प्रोटेक्ट कर लिया तो वो ज़िंदगी भर के लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे। उनको आपको रिन्यू करवाना पड़ता है और वो एक ख़ास अरसे के लिए आपकी प्रोटेक्शन होती है। उन राइट्स की डिपेंड करता है कि आपने कितनी फ़ीस जमा की है। और इस आइडिया के लिए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल आइडिया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीदने पड़ेंगे और उसकी कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। तो मैं क्योंकि वो अफोर्ड भी नहीं करता और इसलिए मैं वो करना भी चाहता। और दूसरा उसका मसला ये होता है कि जब आप 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करवा लेते हैं, तो वो अरसा पूरा होने के बाद जो मुतलका हुकूमतें होती हैं उन्होंने उन आइडियाज़ होते हैं उनको पब्लिश करना होता है। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा होता है। तो जब वो आइडिया पब्लिश हो गया तो फिर आपकी वो प्रॉपर्टी तो ना रहा, या तो आप उसकी रिन्यूअल के लिए हर साल उसकी फीस जमा करते रहें, वकीलों की फीसें देते रहें जब तक कि आपको उससे कोई रिटर्न ना मिलना शुरू हो जाए, या आप उस आइडिया से हाथ धो बैठें। तो इसलिए मैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट भी नहीं करवाना चाहता और उनको इस तरह से शेयर भी नहीं करना चाहता सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन हाँ, उसके लिए जो लवाजमात हैं कि वो कैसे शेयर किए जाएंगे और आप लोगों को मेरी बात के ऊपर क्यों यकीन करना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ ये मुमकिन है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका उन्वान होगा मेरे तैयार करदा फाइनेंशियल सिस्टम्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप इस सिलसिले में मेरी उस वीडियो का इंतज़ार करें जो जल्द आने वाली है। तो आपको अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि मैं क्यों अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इन सिस्टम के हवाले से उनको क्यों राज में रख रहा हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां मैं आपको इन सिस्टम्स के बारे में मज़ीद तफसील के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जी, तो मेरी ये वीडियो भी पिछली ही वीडियो की कंटिन्यूशन है जिसमें हमने बात की थी उन सिस्टम्स के बारे में जो मैंने पाकिस्तान के माशी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए डिज़ाइन किए हैं, और इसके अलावा उन जराइम के ख़ात्मे के लिए जिन जराइम को करने का मकसद मुजरम के लिए पैसे का हसूल हो या उन जराइम के करने में पैसा एक लाजमी ज़रूरत हो। आज जिन सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे वो ये सिस्टम है जो आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सिस्टम्स के बारे में आपको बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक माजरत करना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के मसाइल जितने ज़्यादा और जितने गंभीर हैं उनको हल करने के लिए सिस्टम भी उतने ही ज़्यादा और उतने ही स्मार्ट बनाने पड़ेंगे और कम्प्लेक्स बनाने होंगे।
तो इनके बारे में मुझसे भी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो वक्त चाहिए होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्र के साथ इस वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको इन सिस्टम्स के बारे में आगे ही बेहतर अंदाज में हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन प्लान की, ये है क्या। तो जितने भी सिस्टम मैंने डिज़ाइन किए हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के और ह्यूमन इंटेलिजेंस के, उन सारे सिस्टम्स की एक सेंट्रल डेटाबेस जो है उसको मैंने फाइनेंशियल एक्शन प्लान का नाम दिया है। और यही वो डेटाबेस होगी जो हर सिस्टम से, जो मेरे डिज़ाइन करता सिस्टम है वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, और जो 13-14 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो सिस्टम मैंने सेलेक्ट किए हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर्पज़ के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेगी। और इस सेंट्रल डेटाबेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन सारे सिस्टम्स की मॉनिटरिंग भी हो रही होगी और इंफॉर्मेशन भी शेयरिंग हो रही होगी। और ये जो सेंट्रल डेटाबेस है ये खुद ही डाटा का एनालिसिस भी कर रही होगी, जहां डाटा मैचिंग की ज़रूरत होगी डाटा मैचिंग भी करेगी, और जहां पे एक्शन लेने की ज़रूरत होगी वो एक्शन भी लेगी। तो इस जो सेंट्रल डेटाबेस है इसको मैंने फाइनेंशियल एक्शन प्लान का नाम दिया है अपने सिस्टम के अंदर। अब इनके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इस हवाले से पहला जो हमारा सिस्टम है वो है पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर। तो दुनिया में इससे मुतबादल जो सिस्टम मौजूद है वो बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए कोई भी जो अथॉरिटी है जो लाइसेंस इशू करती है उस बिजनेस का, ये उसका मुतबादल सिस्टम है। पाकिस्तान में इसका मुतबादल सिस्टम SACP है, और सूबाई लेवल पे कोई भी दूसरा जो बिजनेस के लिए लाइसेंस इशू करता है इदारा, ये उसका मुतबादल एक सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है इसके मुतबादल सिस्टम उनको तब्दील करने की वजह क्या है। एक तो उनके रिकॉर्ड मैनुअल हैं, दूसरा उन रिकॉर्ड को जब ढूंढना हो किसी पर्पज़ के लिए तो वो मिलेंगे नहीं क्योंकि वो मैनुअल हैं और स्कैटर्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। और तीसरा, जब उनके अंदर कोई करप्शन का एलिमेंट आएगा तो वो रिकॉर्ड जल जाएगा जिसका आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। और चौथा ये है कि ये सिस्टम करप्टेबल है। अगर किसी बंदे ने 2 नंबर तरीके से फेक आईडी के जरिए कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है या बिजनेस रजिस्टर करवाना है, तो इस सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस फेक आईडी को पकड़ सके, और ये सिस्टम करप्टेबल है। आप उनको टेम्पर इजीली कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सिस्टम को FBR के साथ इंटीग्रेट करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। क्योंकि इंटीग्रेट करने का कोई सिस्टम नहीं है तो इसलिए इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन में ये जो रजिस्टर है ये एक रुकावट बन रहा है। तो जो हमने नया सिस्टम बनाया इन सारी लिमिटेशन से आज़ाद होगा। पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर का हदफ क्या होगा नए सिस्टम के अंदर? तो नए सिस्टम के अंदर कोई भी शख्स या इदारा जो किसी भी सर्विसेज के अगेंस्ट या प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट कोई रकम वसूल करेगा उसको इस पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर के तहत रजिस्टर होना पड़ेगा और उसको एक यूनिक नंबर इशू किया जाएगा। अब इसमें कमाल ये नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर हमने बनाया, इससे मिलते जुलते सिस्टम तो पहले भी दुनिया में मौजूद है। लेकिन कमाल ये है कि इन लोगों को इस सिस्टम के अंदर लाना कैसे है, जिन्हें कहें कि 50,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के ऊपर आप कस्टमर का ID रिपोर्ट करें तो वो नहीं करते। अगर हम उन्हें कहें कि FTPOS इस्तेमाल करें तो उन्होंने, जो पहले से भी कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी FTPOS सिस्टम बंद कर दिए ताकि उनकी इनकम रिपोर्ट ना हो जाए। तो ऐसे लोगों को इन रजिस्टर्स के अंदर लाना कैसे है, ये असल ट्रिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करूंगा, वो मेरा राज है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, बगैर किसी लाठी के, बगैर किसी सजा के इन लोगों को इस सिस्टम के अंदर आने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्केल तमाम बिजनेसेस होंगे। इसके अलावा चैरिटेबल और ऑर्गेनाइजेशन होगी, ईदी फाउंडेशन होगी या कोई भी दूसरी फाउंडेशन। और इसके अलावा हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, या हमारी जो चर्चेज हैं, या इसके अलावा जो NGOs हैं, फॉरेन फंडेड और लोकली फंडेड। तो ये सारे जो रकम वसूल करेंगे इनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा जिसे हम POS रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम देंगे इन सिस्टम्स के अंदर। इन सिस्टम का अगला हदफ क्या होगा कि हम इकोनॉमी का 100% डॉक्यूमेंटेशन कर सकें इकोनॉमी की, और डाटा की डेवलपमेंट जो है वो कर सकें और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। इसके अलावा तमाम जो इन्फॉर्मेशन हर बिजनेस की हम लेंगे उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें। चौथा ये है कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके अलावा जो इन बिजनेसेस की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनका कंट्रोल इन बिजनेसेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यही रजिस्टर इस्तेमाल किया जाएगा। जिसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान डिसाइड करती है कि बिजनेसेस जो हैं वो 5 बजे या 6 बजे या 8 बजे बंद होने चाहिए, तो कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है यूज ऑफ फोर्स के अलावा कि आप उनको मजबूर कर सकें। लेकिन ये सिस्टम जो है ये आपको ये सहूलत प्रोवाइड करेगा कि आप जहां पे जिस बिजनेस को जितने बजे बंद करना चाहेंगे उसको मुमकिन कर सकेंगे, कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा इसी रजिस्टर के थ्रू हम बिजनेसेस की और उन इंडिविजुअल की जो सर्विसेज की फराहमी कर रहे होंगे उनको FBR के साथ और दूसरे जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, मसलन FIA है या स्टेट बैंक है या बैंक्स हैं, उनके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि टैक्स चोरी जो है उसको नामुमकिन बना दिया जाएगा।
और इसका एक और फायदा ये होगा कि जहाँ पे वो फेक आईडी के थ्रू बिजनेस से रजिस्टर करवाए जाते हैं और ह्यूमन इन्फ्लुएंस उसमें इस्तेमाल होता है, उस ह्यूमन इन्फ्लुएंस को हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे, क्योंकि इन सिस्टम के अंदर वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन के इतने ज्यादा चेक्स होंगे कि उनको बीट करना इस सिस्टम के यूजर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर इस सिस्टम का यूजर इसको टेम्पर करने की भी कोशिश करेगा तो वो भी अकाउंटेबल होगा और उसकी एक्सेस भी डिनाई कर दी जाएगी सिस्टम की तरफ से। इतनी इंटेलिजेंटली ये सिस्टम डिजाइन किए गए सारे के सारे, सिर्फ ये एक नहीं, सारे के सारे। अब इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है वो है इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। इसके मुतबादल सिस्टम जो दुनिया भर में मौजूद हैं उनमें से सबसे पहले तो है एफ्टपोस सिस्टम, जिसके साथ आप सब लोग वाकिफ होंगे। उसके अलावा जो कैश को ट्रेस करने के सिस्टम है पूरी दुनिया में, उनमें उनके डिफरेंट फाइनेंशियल कंट्रोल हैं, जिसकी मैं मिसाल ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अगर दूं तो इनके पास डाटा मैचिंग की सहूलत मौजूद है। वो डाटा मैचिंग के जरिए क्या क्या कर सकते हैं ये एक लंबी डिटेल है जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अलहदा बताऊंगा। लेकिन वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी इसके मुतबादिल हैं। पाकिस्तान में इसके मुतबादिल सिस्टम कौन से हैं? पाकिस्तान में एफ्टपोस सिस्टम था, लेकिन जैसे ही इन्होंने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात की एफ्टपोस सिस्टम के जरिए, तो जिन लोगों के पास थी उन्होंने भी एफ्टपोस सिस्टम को यूज करना छोड़ दिया। अब इसके अलावा जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं वेरी पुअर हैं। उन फाइनेंशियल कंट्रोल के जरिए आप देख ही नहीं सकते कि कैश की ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है किसी बिजनेस की, एफ्टपोस के जरिए सेल्स कितनी हो रही है। मींस कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग का कुछ सोर्स ही नहीं है बिजनेस की सेल्स को जानने के लिए। अब इन सिस्टम्स के अंदर तब्दीली की वजह क्या है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड है, जो पाकिस्तान की गुर्बत की वजह बन रही है टैक्स इवेजन की वजह से। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर बहुत सारा पैसा इस्तेमाल होता है जिनकी फंडिंग बिजनेस से भी होती होगी, आम लोग भी करते होंगे, लेकिन जब कैश को ट्रेस करने का सिस्टम ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम जो है ये हर जो फंड ट्रांसफर का मेन होगा उसको ट्रेस करने की पूरी सलाहियत रखते होंगे। अब इन सिस्टम के अहदाफ क्या हैं? तो सबसे पहला जो इसका हदफ है, इसके जरिए हम किसी भी सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन को, भले वो गुड्स की हो या सर्विसेज की, उनकी पेमेंट इसी सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होगी। भले वो बैंक टू बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर है या कोई कैश पेमेंट कर रहा है या कोई कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहा है या किसी भी दूसरे सोर्स से पेमेंट कर रहा है, वो इसी इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम के थ्रू प्रोसेस भी होगी और ट्रैक भी की जाएगी। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि इकोनॉमी को पूरी तरह से 100% डॉक्यूमेंट करने के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा किसी भी जो ट्रांजैक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान हो रही है उसको मॉनिटर, ट्रैक और कंट्रोल करने के लिए भी यही सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। भले वो फंड की ट्रांसफर किसी भी मेथड से हो, कैश की सूरत में हो या कार्ड की सूरत में या ऑनलाइन ट्रांसफर की सूरत में। इसके अलावा इस सिस्टम में जो फायदे होंगे वो डेफिनेटली फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और टैक्स इवेजन को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सोशल क्राइम जिनको करने का मकसद कैश का सूल है, मसलन जाते हुए कोई आपसे आपकी मोटरसाइकिल छीन ले या आपका मोबाइल छीन ले, तो उसने क्या करना है, उसको बेचना है ना, बेच के उसने पैसे इकट्ठे करने। अब वो बेच नहीं सकेगा इन सिस्टम की वजह से, क्योंकि पॉस रजिस्टर पहला उसका चेक आएगा, दूसरा इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम उसका चेक आएगा। इसके अलावा दूसरे और बहुत सारे चेक्स होंगे जो डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू उसके ऊपर लगाए जाएंगे, तो उसके लिए पेमेंट का असूल मुमकिन ही नहीं रहेगा। तो इससे आपके बहुत सारे सोशल क्राइम जो हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो सिस्टम है ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के मुतबादल जो दूसरी दुनिया में सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो क्या है? उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के कंट्रोल्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी ज़रूरियत के हिसाब से उन्होंने लगाए हुए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं दूसरे मुल्कों के अंदर। उसके अलावा उनके बहुत सारे दूसरे फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं जिनके थ्रू वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है उनको इंटीग्रेट करके क्राइम्स को रोकने में अपनी जो है कैपेसिटी उसको बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके मुतबादिल सिस्टम कौन से मौजूद हैं? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के मुतबादिल उसमें AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CTF कंट्रोल्स हैं और उसके अलावा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जितना इफेक्ट है वो आप लोगों ने ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में देखा होगा वो कितना इफेक्ट है। अभी भी उसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद सिस्टम उनको तब्दील करने की वजह क्या है? सबसे पहले तो ये वेरी पुअर एंड हाईली इनइफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं। जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स स्टेट बैंक ने या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने या FI ने लगाए हुए हैं वेरी इनफेक्टिव है। ये कैसे पॉसिबल है कि इन्होंने कंट्रोल लगाए और सिस्टम का यूजर या कोई दूसरा शख्स उन कंट्रोल्स को वायलेट करते हुए अभी भी फेक आईडी के थ्रू बैंक अकाउंट खोल दे या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर दे? लेकिन अभी हो रही है ये चीनी और आटा स्कैंडल में आपने देखा ऐसे ही हुआ। तो ये सिस्टम इफेक्टिव नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इसके अलावा करप्शन है बहुत ज्यादा। तो करप्शन को रोकने के लिए भी आपको ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे कि आप किसी बंदे की जो इनकम है उसको जान सकें और उसके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, यूजुअल सोर्सेज ऑफ इनकम, उनके साथ उसको मैच करके डिटेक्ट कर सकें कि कहाँ पे कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है। तो अभी जो सिस्टम मौजूद हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। इसके अलावा जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है
पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम्स के अंदर वो बहुत ज्यादा है। वो उनको करप्ट करने की सलाहियत रखते हैं और सिस्टम करप्ट हो भी जाता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ऐसे कंट्रोल्स मौजूद नहीं है कि वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस को रोक सकें। इसके अलावा यही सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फाइनेंशियल क्राइम उससे बढ़ रहे हैं, सोशल क्राइम उससे बढ़ रहे हैं, जिनके अंदर पैसे का इस्तेमाल होता है। तो हम इन सिस्टम के जरिए क्या करेंगे? सबसे पहला जो इस सिस्टम का हदफ होगा पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करने के वाले से, वो तो ये होगा कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जो ओरिजिनल बेनिफिशियरीज होंगे उनके अंदर आइडेंटिफिएबल रिलेशनशिप को इसने और जस्टिफिएबल रिलेशनशिप को इसने डेवलप करना है। मसलन अगर एक बंदा मर गया हुआ है और वो किसी ऐसे बंदे को पेमेंट की ट्रांजैक्शन कर रहा है जो जिंदा है, तो वो ट्रांजैक्शन इस सिस्टम के थ्रू पॉसिबल ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि उस बंदे जो मरा हुआ है उसको वेरीफाई करने के इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे दूसरे चेक्स भी होंगे। और अगर फर्ज कर लें किसी एक या दो ट्रांजैक्शन के लिए वो कर भी लेगा, तो इसके पीरियोडिक चेक्स भी हैं इन सिस्टम्स के अंदर, जिसके अंदर इसके यूजर्स को पीरियोडिक वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी और उसके लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसके एंड पे ही हम उस वेरिफिकेशन को पॉसिबल बनाएंगे, ताकि ये सिस्टम हर बंदे के लिए फ्रेंडली भी हो और आसान भी हो इसको यूज करना। इसके अलावा क्या होगा कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है ना सिर्फ उसको ये ट्रैक करने की सलाहियत रखेगा, उसको एनालाइज करने की और उसके सोर्सेज को वेरीफाई करने की भी सलाहियत रखेगा कि ये बंदा जो पैसे इस बंदे को ट्रांसफर कर रहा है, इस दोनों में से जो ट्रांसफर कर रहा है उसके पास ये पैसे आए कहाँ से, इसका सोर्स क्या था, और जिस बंदे को ये पेमेंट कर रहा है उस बंदे को पेमेंट करने की इसकी वजह क्या है। क्या वो कोई पॉस रजिस्टर के तहत कोई बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है जिसके थ्रू इसने ट्रांजैक्शन किया, या क्या वजह है? सिस्टम के पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। उसके सिस्टम के मैंने बहुत सारे सिस्टम बनाए हैं जो ये इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकेंगे। तो किसी भी बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ऐसे ही उठे एक दिन और किसी को ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दे, 1 करे, 2 करे, 3 कर दे और सिस्टम उसको पकड़ ना सके। सिस्टम उसको पकड़ेगा भी और अलर्ट भी इशू करेगा और रोकेगा भी। अब अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा, इसको मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए रख लेता हूँ। अब इसका अगला फायदा क्या होगा कि ये किसी भी इंडिविजुअल के जो यूजुअल सोर्सेज ऑफ इनकम है ना उसको मैच करेगा। फर्ज कर लें एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी सैलरी का जो पॉसिबल और डिक्लेयर्ड सोर्स है वो तो उसकी तनख्वाह है। अगर उसे किसी और सोर्स से पेमेंट आ रही है तो ये सिस्टम सबसे पहले सस्पिशियस अलर्ट जो है वो जारी करेगा कि ये बंदा जो है, ये सैलरीड पर्सन है, इसके अकाउंट में पेमेंट आ रही है किसी ऐसे सोर्स से जो इसका यूजुअल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करो। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जहां पे भी होगी उसका भी एक प्रोटोकॉल जो है वो डिजाइन किया हुआ है और उसको इग्नोर करने का ऑप्शन उस यूजर के पास नहीं होगा जिसके पास वो अलर्ट जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के भी सिस्टम मैंने बनाए जो ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम का हिस्सा है। उसके बारे में मैं आपको लहदा बताऊंगा। मींस कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट करप्शन भी करेगा तो ये सिस्टम उसको ना सिर्फ डिटेक्ट करेगा, उसकी रिपोर्टिंग भी करेगा और उस जिसके पास रिपोर्टिंग जाएगी उसको भी अकाउंटेबल करेगा कि उसके ऊपर एक्शन ले। और ये सिस्टम जो है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी। कोई बंदा इसको टेम्पर भी नहीं कर सकेगा और इसके जरिए अलर्ट जो जनरेट होगा उसको इग्नोर भी नहीं कर सकेगा। अगला आ जाता है जी ITS, इनकम ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसके मुतबादिल दुनिया भर में जो सिस्टम मौजूद हैं उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, वेरियस अदर फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें बिजनेसेस, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स और रेगुलेटर्स की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर हो रही होती है। मींस के वन वे शेयर हो रही होती है, बिजनेस की तरफ से रेगुलेटर की तरफ जा रही हो रही होती है और रेगुलेटर जो है वो दूसरे जो स्टेट के एजेंसीज होती हैं उनके साथ शेयर कर रहा होता है। लेकिन बिजनेसेस और जो दूसरे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन रेगुलेटर के पास जा रही होती है। ये दुनिया में सिस्टम मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में इसका सिस्टम कोई मौजूद नहीं है सिवाय एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के, वो भी बेकार है जिसका मैंने पिछले स्टेप में आपको बता दिया। अब जो हम सिस्टम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं उसके जरिए हम करेंगे क्या ITS के जरिए? इसका फोरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि किसी भी शख्स या इदारे की तमाम उसके पॉसिबल सोर्सेज से एग्रीगेट इनकम को, जो उसकी एग्रीगेट इनकम होगी उसका खोज लगाना। फर्ज कर लें कि एक इदारा है, उसका बेनिफिशियरी एक है, उसने 5 कंपनियां रजिस्टर की हुई हैं, बंदा एक ही है। अब उस 5 कंपनियों की उसने फ्रेंचाइजी भी दी हैं, उन फ्रेंचाइजीज के डिफरेंट स्पॉट्स भी हैं जहां पे पेमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उनके पीछे बेनिफिशियरी सिर्फ एक ही है। अब इस बंदे ने अकाउंट जो है हर कंपनी के डिफरेंट बैंकों में खुलवाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो उसकी सेल हो रही है उसके भी अलग-अलग जो एफ्टपोस सिस्टम्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बेनिफिशियरी पीछे एक ही है। तो ITS क्या करेगा? ITS उस बंदे के जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी वो इनकम जनरेट कर रहा है, उन सब सोर्सेज से एग्रीगेट इनकम को इकट्ठा करके फाइनेंशियल एक्शन प्लान के तहत जो हमारी सेंट्रल डेटाबेस है उसको रिपोर्ट करेगा। तो इस सिस्टम का मकसद जो है किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस की उसके तमाम पॉसिबल सोर्सेज से इनकम को जानना और रिपोर्ट करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या
कि जो बिजनेसेस जो हैं, जो जैसे मैंने पहले कह दिया कि आईपीएस के थ्रू, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम के थ्रू और पॉस रजिस्टर के थ्रू इंटीग्रेशन होगी, और यही सिस्टम जो है टैक्स चोरी के लिए, करप्शन रोकने के लिए और फाइनेंशियल और सोशल क्राइम रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब इसके अलावा जो रेमिटेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, रेमिटेंस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, इसके मुतबादिल दुनिया में जो सिस्टम मौजूद है, AML CTF कंट्रोल है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है और अदर फाइनेंशियल कंट्रोल है। पाकिस्तान के अंदर AML CTF कंट्रोल्स हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कंट्रोल है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, लेकिन इनकी कारकर्दगी बहुत पुअर है। अभी भी क्या हो रहा है कि लोग जो हैं फेक आईडीज के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपके पास कोई सिस्टम नहीं है उसको रोकने का, और हुंडी के जरिए भी अभी भी पैसे जा रहे हैं, और जो है कैश कैरियर्स भी पैसे लेके जा रहे हैं। फॉरेन करेंसी यहाँ पे आ भी रही है मनी लॉन्ड्रर होके, और यहाँ से लोकल करेंसी में चेंज भी हो रही है, लेकिन आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। और ये टीटियां जो लग रही हैं, ये रेमिटेंस की एक मिसाल है, जो अभी पाकिस्तान के सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है उसको रोकने की। लेकिन ये जो सिस्टम है रेमिटेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला तो ये है कि इसने आइडेंटिफाई करना है रियल बेनिफिशियरी, जिसकी मैंने आपको पहले मिसाल दी। अगर एक बंदा मर गया हुआ है तो वो दूसरे बंदे को जो जिंदा है उसको पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, सिस्टम नहीं होने देगा। और अगर वो हो भी जाएगी दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से कि सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी उसकी डेथ की, तो वो एक खास अरसे तक कर सकेगा। और वो खास अरसे तक क्यों कर सकेगा और उसके बाद क्यों नहीं कर सकेगा, उसके मैंने आपको पहले बताया कि सिस्टम के अंदर ऐसे पीरियोडिक वेरिफिकेशन के चेक्स भी लगे हुए हैं कि हर जो फाइनेंशियल सिस्टम का यूजर है उसने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाना है सिस्टम के अंदर, और उसके लिए उसे किसी नादरा ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, उसे किसी पासपोर्ट ऑफिस में या किसी और जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। उसको उसके स्मार्टफोन के थ्रू ही उसकी वेरिफिकेशन जो है वो मुमकिन बनाया जा सकेगा। और अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि लोग उसको घर बैठे टेम्पर कर लेंगे, जिसके पास वेरिफिकेशन इख्तियार है और वो घर बैठे कर सकते हैं, वो तो उसको टेम्परी सर नहीं करने देंगे, इंशाल्लाह नहीं होगा। सिस्टम की यही क्वालिटी और खूबसूरती होती है और स्ट्रेंथ होती है कि वो इंडिविजुअल से मैनेज नहीं हो सकता होता, और उसके वेरिफिकेशन हम घर बैठे करेंगे ताकि वो सिस्टम फ्रेंडली भी हो उसके यूजर के लिए और आसान भी हो। दूसरा इस सिस्टम का जो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो ये है कि दोनों जो बेनिफिश होंगे उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पार्टिसिपेंट, जो भेजने वाला और रिसीव करने वाला, उनके दरमियान जस्टिफिएबल रिलेशनशिप भी उसने डेवलप करना है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाता है और उसे यहाँ से कोई बंदा फंडिंग कर रहा है उसके हॉस्पिटल के अखराजात के लिए, तो उस बंदे का मुल्क से बाहर होना तो जरूरी है ना। तो अगर वो बंदा मुल्क से बाहर ही नहीं है और दूसरा जो बंदा उसको पेमेंट कर रहा है उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वो पेमेंट कैसे, सिस्टम उसके ऊपर अलर्ट जारी करना चाहिए, इस वक्त तो नहीं कर रहा। लेकिन ये जो सिस्टम मैंने डिजाइन किया है ये उन दोनों बंदों के दरमियान, जो पेमेंट भेज रहा होगा और पेमेंट रिसीव कर रहा होगा, उनके दरमियान जस्टिफिएबल रिलेशनशिप को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जहां मुमकिन होगा। और जहां बहुत सारी मिस एप्रोप्रिएशन नजर आएंगी वहां ये सिस्टम अलर्ट जारी करके उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अक्कर होने से पहले ही रोक देगा, और उसके नोटिफिकेशंस ट्रांजैक्शन करने वाले को भी भेज देगा और एडमिनिस्ट्रेटर को भी भेज देगा। जिसने ट्रांजैक्शन की होगी उसके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, भाई इस वजह से तुम्हारी ट्रांजैक्शन जो है वो होल्ड हो गई है, आप इस अथॉरिटी के साथ इस फोन नंबर के ऊपर रब्ता करें। तो उसका जो प्रोसीजर है उसको हैंडल करना है वो भी मैंने सिस्टम के अंदर डिजाइन किया। तो मींस कि इस सिस्टम के थ्रू कोई फेक बेनिफिशियरी एक दूसरे को ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा और विदाउट जस्टिफिएबल रीजन पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जो अगला सिस्टम जो मैंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में बनाया वो है ट्रेड टेक। इस सिस्टम के दो मेरे पर्पसेस हैं। मुझे नहीं पता कि दुनिया में इसके मुतबादिल कौन से सिस्टम है, पाकिस्तान में इसके मुतबादिल कौन से सिस्टम है, लेकिन जिस वजह से मैंने ये सिस्टम डिजाइन किया है उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अंडर डिक्लेरेशन होती है ट्रेड इनवॉइसेस की। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि फर्ज कर लें आर्मी चीफ पाकिस्तान के चाइना गए थे, तो उन्हें पता चला कि पाकिस्तान से चाइना ने 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट की है, लेकिन पाकिस्तान के खातों में वो सिर्फ 6 अरब डॉलर रिसीव हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने पाकिस्तान को चूना लगाया और ट्रेड जो थी उसको अंडर इनवाइस किया। उसका फायदा इनको क्या हुआ, एक तो उन्होंने पेमेंट जो थी वो बाहर के मुल्कों में सेटल कर ली, मनी लॉन्ड्रिंग होगी। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो पेमेंट पाकिस्तान के अंदर आनी थी 6 बिलियन डॉलर, उसके ऊपर इन्होंने अपनी इनकम टैक्स भी तो देना था ना। अब इन्होंने वो इनकम टैक्स भी बचाया, तो टैक्स की चोरी भी की और मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया भी ट्रेड को बनाया। तो इसको रोकने के लिए जो मैंने सिस्टम डिजाइन किया, इसके 4 सब सिस्टम्स हैं, जिसमें एक ट्रेड रजिस्टर है, दूसरा ट्रेड गेटवे है, तीसरा ट्रेड बैंक है, चौथा ट्रेड स्टैंडर्डाइजेशन है। ट्रेड रजिस्टर क्या करेगा, ट्रेड रजिस्टर बिल्कुल उसी तर्ज पे काम करेगा जिस तर्ज के ऊपर हमने पॉस रजिस्टर को डिजाइन किया था, कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर पेमेंट वसूल करेगा उसको उस पॉस रजिस्टर का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसी तरह हर वो शख्स जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करेगा उसे इस ट्रेड
रजिस्टर का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इस ट्रेड रजिस्टर के फायदे क्या होंगे? वही होंगे जो पॉज रजिस्टर के होंगे या उससे मिलते जुलते होंगे। आगे आ जाते हैं जी ट्रेड स्टैंडर्डाइजेशन। ट्रेड स्टैंडर्डाइजेशन का मकसद क्या है? इसमें हम चीज़ों को आइटमाइज करेंगे। पाकिस्तान के अंदर से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, उनका कुछ स्टैंडर्ड तो है ना, कि ये चीज़ इंपोर्ट हम कर रहे हैं, ये चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी लिस्ट होगी। हम उनको सिर्फ आइटमाइज नहीं करेंगे, उनको प्राइस वाइज आइटमाइज करेंगे। तो सिस्टम के अंदर हम ये एबिलिटी सिस्टम की डेवलप करेंगे कि जब भी कोई एक आइडेंटिकल आइटम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही होगी, डेफिनेटली उसका कोई दूसरा एक्सपोर्टर भी तो होगा ना। अब उसमें वो क्या करेगा? एक की प्राइस है 2 रुपए, दूसरे की है 6 रुपए। तो जो 2 रुपए कर रहा है उसके ऊपर सिस्टम अलर्ट जारी करेगा, ये इररियलिस्टिकली लो प्राइस है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिसके पास अलर्ट जाएगा वो इस अलर्ट को इग्नोर नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम अलग से बना हुआ है जो ब्यूरोक्रेट्स को और इंडिविजुअल को, जो इस सिस्टम के यूजर हैं, उनको अकाउंटेबल करेगा और उनकी परफॉर्मेंस को अकाउंटेबल करेगा इन्हीं अलर्ट्स को मैनेज करने या इग्नोर करने की बेस के ऊपर। तो इस सिस्टम के थ्रू हम अंडर वैल्यूएशन जो है उसको नामुमकिन बनाएंगे। और पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग क्या है? पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग के जो तरीकेकार हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से कोई भी चीज़ जो निकल के जाएगी उसके ऊपर लेबलिंग के हम रूल्स नए बना देंगे कि वो लेबलिंग इस तरह से होगी कि वो उस प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाए, और इस तरह से हिस्सा बन जाए कि उसको रिमूव करना पॉसिबल ना हो, या उसकी स्टिचिंग का हिस्सा बन जाए, या उसके ऊपर डाइड इस तरह से हो जाए कि ना वो साफ करने से उतरे ना वो किसी और तरीके से उतर सके, यानी कि वो परमानेंट लेबलिंग हो, ताकि उससे हमें पता चल सके कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है एक्सपोर्ट की। तो इस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर से हर उस एक्सपोर्ट को इलीगली पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक लेंगे। जो पाकिस्तान से बाहर तो चली जाती है पाकिस्तान के नाम पे, लेकिन आगे सेल होती है किसी और कंट्री के लेबल के साथ, तो उसको हम पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग के जो स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे उसमें लेबलिंग की रिक्वायरमेंट इस तरह से ऐड करेंगे कि ये चीज मुमकिन नहीं हो सकेगी उसके बाद। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। मेरी तरफ से आज इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अपना और पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़। अल्लाह हाफिज़।